टॉपिक है हमारा गाजेस लॉ और इसके एप्लीकेशंस। दो एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। गाजेस लॉ एप्लीकेशन स्फेरिकल सिमेट्री और सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सबसे पहले हम देखते हैं गाजेस लॉ। ये जो लेक्चर नंबर 4 है। गाजेस लॉ से पहले बच्चों आपने ये करना है कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक सही तरह से पढ़ना है। एफएससी की बुक से भी नेट से भी उसका सही कॉन्सेप्ट आपने हासिल कर लेना है। फिर आप गाजेस लॉ और उसके एप्लीकेशन अच्छी तरह से समझ सकते हैं। गाजेस लॉ हम इस बुक से पढ़ेंगे। डेफिनेशन हम इसकी मुख्तलिफ तरह से देख सकते हैं। गाजेस लॉ में कहा जाता है द टोटल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स या द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है 1/, एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q our epsilon naught। या हम इस तरह में लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/, epsilon naught इनटू टोटल चार्ज Q इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर मतलब कि अगर किसी भी सरफेस कोई क्लोज सरफेस है, से कोई क्लोज शेप सरफेस है, कोई भी सरफेस जिसकी शेप कोई भी हो सकती है वो क्लोज्ड है और उस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज Q है, तो उस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/, एप्सिलॉन नॉट इनटू Q, या फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी। डेफिनेशन आप देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह से हो सकती है। यहाँ पे जो हम बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गाउस लॉ रिलेट्स द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस टू द नेट चार्ज Q। कि गाउस लॉ ऐसा लॉ है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी क्लोज सरफेस में से पास कर रहा होता है उसको रिलेट करता है जो उस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड होता है उसके साथ। मतलब गाउस लॉ रिलेट करता है टोटल फ्लक्स को टोटल चार्ज इनक्लोज के साथ। ठीक है, तो बच्चों एक तो आपने फ्लक्स पढ़ा होगा। जो आप फ्लक्स जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो फ्लक्स होता है बाय डेफिनेशन, उसका फार्मूला होता है फ्लक्स बाय डेफिनेशन। वो क्या फार्मूला है, फाई इज इक्वल टू, आप यहाँ पर देख सकते हैं आप बुक में अपनी, कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। कि किसी भी सरफेस में से जो फ्लक्स गुजर होता है वो इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। आप छोटी छोटी सरफेस, टोटल सरफेस छोटी छोटी सरफेस में डिवाइड करें, हर एक के लिए ई डॉट डी ए फाइंड करके ऐड करें तो टोटल फ्लक्स आपके पास आ जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। इंटीग्रल आपको पता है वैसे भी सम के लिए होता है। मतलब हम ये आप वैसे देख लेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। बाय डेफिनेशन के फ्लक्स एक तो बाय डेफिनेशन भी फाइंड किया जा सकता है, वो है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। दूसरा ये आपके पास जो एक आसान मेथड है वह गाउस लॉ। अगर आपको पता है किसी सरफेस के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज्ड है तो आप उससे भी गाउस लॉ यूज करके फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू Q। वही आपके पास एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो जाएगा तो फाई इज इक्वल टू Q और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। कि गाउस लॉ ऐसा लॉ है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिलेट करता है किसके साथ, चार्ज इनक्लोज्ड है जो सरफेस के अंदर। और फिर आप देखें बाय डेफिनेशन आपने वो भी ऊपर देखा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। जब आपने पुट किया तो आपके पास गाउस लॉ की फॉर्म आ गई, एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। फाई की जगह आपने वो बाय डेफिनेशन वाला आपने पुट कर दिया कि जो फ्लक्स की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये फार्मूला बना, आपने ये पुट किया तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अब ये इक्वेशन है दोनों जो आप देख सकते हैं 23.6 और 23.7, ये उसी वक्त होल्ड करेंगी जब आपके पास चार्ज जो है वैक्यूम के अंदर है या एयर के अंदर है। अगर चार्ज वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर, मतलब सरफेस के अंदर वैक्यूम है और उसके अंदर चार्ज है, सरफेस के अंदर वैक्यूम है और उसके अंदर चार्ज है। अच्छा, फिर इक्वेशन नंबर 23
23.6 और 23.7 में ये चार्जेस हैं, ये नेट चार्ज है। ये राइट साइड पे चार्ज इनक्लोज है, ये नेट चार्ज है। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा चार्जेस हैं तो ये उनका सम है, एल्जेब्रिक सम। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो आप ऐड कर देंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो भी जवाब आएगा। मतलब आपके पास अगर एक 10 कूलम चार्ज है प्लस 10 कूलम, दूसरा है प्लस 15 कूलम, तो आपका चार्ज इनक्लोज कितना आ जाएगा 25 कूलम। जबकि अगर आपके पास एक है प्लस 15 कूलम और एक है माइनस 15 कूलम, तो एक आपके पास है प्लस 15 कूलम और एक है माइनस 10 कूलम, तो नेट चार्ज आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 5 कूलम। ठीक है। अच्छा, फिर आपको साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव साइन भी यूज कर देंगे राइट साइड इक्वेशन पे। जब राइट साइड इक्वेशन पे पॉजिटिव साइन आएगा, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सरफेस में से बाहर जा रही हैं, तो नेट जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड है। कि जो फ्लक्स टोटल किसी भी सरफेस में से जो टोटल चार्ज इनक्लोज के बराबर होता है, वो अगर चार्ज इनक्लोज पॉजिटिव होगा तो फ्लक्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होंगी, और अगर ये चार्ज जो है नेगेटिव होगा तो यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होगा तो क्या होगा कि चार्जेस की आपके पास जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उनकी डायरेक्शन इनवर्ट होगी, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर बच्चों कि अगर कोई चार्ज सरफेस से बाहर है, बेशक सरफेस के करीब हो लेकिन सरफेस के अंदर नहीं है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जिस तरह कि यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये वाली फिगर, ये जो आपको डार्क कलर थोड़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके करीब चार्ज है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेशक पास कर रही है लेकिन इस सरफेस का टोटल फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? देख सकते हो बच्चों, इस सरफेस में से ऑलमोस्ट हम ये अगर इसको ना कंसीडर करें, कितनी लाइन पास करी 1 2 3, 3 लाइन एंटर हो रही है और 3 लीव कर रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया जीरो। जितनी लाइंस, अब आपके पास ये होता है कि अगर कोई चार्ज आपके पास किसी सरफेस के अंदर नहीं है बल्कि सरफेस के करीब है, तो सरफेस के करीब वाले चार्ज की वजह से सरफेस में से फ्लक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कर रही होंगी उतनी ही लीव कर रही होंगी। फिर बच्चों, चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो किसी भी सरफेस में से पास कर होता है, गॉस लॉ के मुताबिक वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज आपने स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज आपके पास सिंपल लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज आपके पास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, सिर्फ चार्ज की अमाउंट पे डिपेंड करता है बल्कि चार्ज की शेप पे डिपेंड नहीं करता। मतलब किसी भी सरफेस में से फ्लक्स अंदर मौजूद चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम है, लाइन है, एरिया है, मतलब तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि चार्ज कितने हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस में इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि जो चार्ज है वो सरफेस से कितना दूर मौजूद है। ठीक है, सरफेस कितनी बड़ी है, चार्ज उस पर कितना दूर मौजूद है, या सरफेस कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। जो किसी भी सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि सरफेस की शेप क्या है, सरफेस कितनी बड़ी छोटी है, चार्ज सरफेस के अंदर कितना दूर है कितना करीब है, बल्कि सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है amount of charge enclosed by that surface। फिर बच्चों, किसी भी सरफेस के अगर करीब चार्ज है, जैसे ये सरफेस इसके करीब ही अगर फर्ज करें चार्ज, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगी इस सरफेस में से, लेकिन इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। अगेन वही बात, क्या कि जितनी लाइन एक तरफ से इंटर हो रही है दूसरी से उतनी लीव कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद होगी लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होगा जीरो होगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरफ से चार्जेस फील्ड लाइन इंटर हो रही है दूसरी तरफ से लीव कर रही है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर देंगी, जीरो होगी। अब यही आइडिया हम अप्लाई करते हैं
कि आपके पास एक ये 4 सर्फेसेस हैं यहाँ पे, ये फिगर आप 23.8 देख सकते हैं, जो हमने अभी चीज़ें पढ़ी यहाँ पे अप्लाई करती हैं। एक बड़ी सर्फेस है ये जी बच्चों S4, इसके अंदर एक और सर्फेस है S1, एक दूसरी सर्फेस ये है S3 और दूसरी तीसरी सर्फेस है S2। S1 के अंदर पॉजिटिव क्यू चार्ज है, S2 के अंदर नेगेटिव क्यू चार्ज है, और ये S3 है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं, और ये सब किसके अंदर है? S4 के अंदर। S1 से जो फ्लक्स होगा X1 से वो पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव होगा? चार्ज अंदर पड़ा हुआ है, फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। जबकि S2 में देख सकते हैं आप, S2 में से जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा, चार्जेस फील्ड लाइंस सारी इनवर्ट मूव करेगी। जबकि S3 में से जो फ्लक्स होगा वो कितना होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। क्यों? अभी हमने पढ़ा जितनी चार्जेस, जितनी फील्ड लाइंस किसी सरफेस में इंटर कर रही हैं, उतनी जब लीव कर रही होगी तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब अगर आप सरफेस 4 देखें, इस सरफेस 4 में से भी फ्लक्स क्या होना चाहिए? इस सरफेस 4 में से भी फ्लक्स 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू 0। जितनी फील्ड लाइंस देखो इस तरफ से आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उतनी फील्ड लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, तो नेट आपके पास क्या हो जाएगा? फ्लक्स 0 होगा। मतलब अगर किसी फ्लक्स के अंदर किसी सरफेस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा, तो टोटल फ्लक्स उस सरफेस में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कह रहे हैं एक बहुत ज्यादा चार्ज हम इस सरफेस 4 के करीब ले आए, तो उससे क्या होगा? उससे फील्ड लाइंस, ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनकी शेप तो चेंज हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस चार्ज की वजह से फिर भी 0 होगा। ठीक है, या हमारा टॉपिक था, अभी हम इस टॉपिक में जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक आगे पढ़ लेंगे। तो सेकंड टॉपिक आपने गाउस लॉ, प्लेनर सिमेट्री आपने खुद ये करना है। हम इसका एक और पार्ट है अप्लाइंग गाउस लॉ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ये पढ़ेंगे। हमने बच्चों इस टॉपिक में क्या करना है? देखिए, एक आपके पास चार्जेस लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। या आप कह सकते हैं आपके पास रॉड है जिस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड है जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक पॉइंट आ रहा है, इस पे आपने फाइंड करना है कि आपने एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से करीब के एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। उस पॉइंट का डिस्टेंस रॉड से आर है। अब बच्चों आपने एफएसए में पढ़ा है, जब भी आप गाउस लॉ अप्लाई करते हो तो आपको एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ती है, सपोज करनी पड़ती है, और वो गाउसियन सरफेस इस तरह सपोज करनी पड़ती है कि जिस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो वो पॉइंट गाउसियन सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए। मतलब हम ये कोई पॉइंट आर है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हमने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी है साइलेंडर की फॉर्म में। जो मतलब आपने ऐसी सरफेस लेनी है कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, जिस रॉड की, फर्ज करें यहाँ पे रॉड की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, रॉड और ये सिलेंडर की सिमेट्री मैच कर रही हो। मतलब इसके आपके पास रॉड को यूज करते हुए करके आप इजीली कैलकुलेट कर सके बगैर किसी गलती के इस रॉड के करीब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने ये जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है उसकी वजह से करीब के एक पॉइंट आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो हमने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर ली कि जो इस पॉइंट आर, ये जो पॉइंट है जिसका डिस्टेंस आर है रॉड से, ये पॉइंट इस गाउसियन सरफेस पे लाई कर रहा है, सिलेंडर पे लाई कर रहा है। मतलब अगर आपने इस रॉड के करीब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो आपने ये कंसीडर किया कि वो पॉइंट जो है वो एक सिलेंडर की सरफेस पे लाई कर रहा है और उस पॉइंट का डिस्टेंस रॉड से आर है।
कि सिलेंडर की हाइट h है। अब हमने ये जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक से, ये जो रॉड है बच्चों, रॉड की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। रेडियली आउटवर्ड का ये मतलब बच्चों कि वो हर डायरेक्शन में रॉड की किसी भी साइड पे आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट लाइन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब ये बाहर, जिस तरह ये राइट रॉड से बाहर आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई जा रही है। मतलब पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से इनफाइनाइट लेंथ का, बहुत लंबी लेंथ का रॉड है, तो आपने ये कंसीडर करना होगा कि इस रॉड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। जिस साइड पे भी देखें उधर आउटवर्ड, इधर देखेंगे इधर आउटवर्ड, पीछे की तरफ आउटवर्ड, आगे की तरफ आउटवर्ड। मतलब रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। जिस तरह यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो यहाँ से दिखाया हुआ कि इस तरफ बाहर आ रही है, इधर होगा तो इधर बाहर जा रही होगी, ये इधर होगा तो आगे आ रही होगी, इधर होगा तो राइट लेफ्ट साइड पे जा रही होगी। ठीक है जी। देखो जिसमें लिखा है फर्स्ट नोट दैट बिकॉज ऑफ सिमेट्री द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट मस्ट बी रेडियली आउटवर्ड। रॉड से हर तरफ आउटवर्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी किसी भी साइड पे, क्योंकि आपके पास रॉड पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो हर तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। अब इसका ये मतलब हुआ बच्चों, अगर आप सिलेंडर देखें, सिलेंडर की टॉप सरफेस से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउटवर्ड है तो यहाँ जा रही होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब है बच्चों, ये जो टॉप वाली सरफेस है और बॉटम वाली सरफेस है, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास कर रही होगी, सिर्फ ये कर्व सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी। बच्चों यहाँ पे हमने ये समझा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्योंकि रॉड के बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड है, हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, सीधी बाहर जा रही होगी। जब सीधी बाहर जा रही होगी तो ना ऊपर वाली साइड से और ना नीचे वाली साइड से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी, तो ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड में से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। फिर बच्चों दूसरी चीज यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ इस कर्व सरफेस में से होगा। अगर बच्चों आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब भी आपने गॉस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे किसी भी बुक में किसी भी लेवल पे, तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन का ये तरीका होता है बच्चों, एक आपने फ्लक्स फाइंड करना होता है बाय डेफिनेशन, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा, या फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई ए कॉस ऑफ थीटा, या फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट ए जो आपने ऊपर पढ़ा था। एक वो फॉर्म यूज होगी, फिर आपने दूसरा अप्लाई करना होता है यहाँ पे गॉस लॉ, दोनों को फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, फिर इनको कंपेयर कर लेते हैं। पहले यहाँ अपने बाय डेफिनेशन हम यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करेंगे बाय डेफिनेशन। यहाँ पे तीन सरफेसेस थी बच्चों, एक ये टॉप वाली सरफेस कह दिया फ्लक्स जीरो, बॉटम वाली सरफेस फ्लक्स जीरो। अब ये कर्व सरफेस में से हमने बाय डेफिनेशन फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए वाले फार्मूले से हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बच्चों जब भी आप कर्व सरफेस को देखो, आप फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, आपने ये ऊपर जो फ्लक्स बाय डेफिनेशन फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे ऊपर भी लिखा, मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर। जब भी आप फ्लक्स फाइंड करते हो, फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए cos थीटा, तो आप पूरी सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हो। ये पैचेस बिल्कुल छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हो, और हर एक पैच के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके, ठीक है, फिर ऐड करते हो तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल आपके पास फ्लक्स आ जाता है। मतलब जब आप बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हो, तो आप नहीं करना होता है जो टोटल सरफेस जिसमें से आप फ्लक्स फाइंड कर रहे हो उसको छोटे छोटे पैचेस में, छोटे छोटे पार्ट्स में, एरियाज में, डी ए स्मॉल डी ए में डिवाइड कर दिए, डी ए वन, डी ए टू, डी ए थ्री, और फिर क्या करते हो, इन सब के लिए अलग अलग फ्लक्स फाइंड करके उनको ऐड करते हो तो टोटल फ्लक्स आ जाता है। ठीक है। अब ये जो फार्मूला फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए जब हम यूज करेंगे अपने इस केस में जो नीचे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे एक आसानी हो जाएगी।
अब बच्चों ये जो स्मॉल एरिया डी ए लेंगे उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी और हर पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे, जो भी सिलेंडर के आप जब पूरे सिलेंडर को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करोगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और जो स्मॉल एरिया ये DA1, DA2, DA3, DA4 जिसमें हम डिवाइड करते हैं ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए, उन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से जब आपके पास होता है ई डॉट डी ए, ऊपर आपने फार्मूला देखा फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, आपको उसी फार्मूला दोबारा ले चलता हूँ। फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए, मैंने आपको कहा सिलेंडर को छोटे छोटे जब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए की डायरेक्शन सेम होगी। तो ई डॉट डी ए यानी कि ई ए cos थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास ई ए cos थीटा 0 1 हो जाता है, तो फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए बच जाएगा। सॉरी फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए को लिख दोगे ई डी ए cos थीटा, फिर आप क्या करोगे फाइव इक्वल टू ई डी ए जो cos थीटा होगा cos 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी हो गया। ठीक है, फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए हो गया। अब दूसरी चीज कि रॉड के सेंटर से सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। यहाँ हमने यही पैराग्राफ में ये सारी यही चीज डिस्कस की हुई है कि सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो फाइव इक्वल टू ई फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए जो हमने लिखा था उसमें ई इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा क्योंकि ई कांस्टेंट है। जो बाकी बच जाएगा इंटीग्रल, ये जो बाकी बच जाएगा आपके पास फाइव इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रल डी ए, तो वो जब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ई टू पाई आर एच। मतलब कि देखो बच्चों आपके पास गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए पूरे सिलेंडर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, उन छोटे छोटे पार्ट्स पे हर पॉइंट पे डी ए जो आएगा और ई की डायरेक्शन सेम होगी, तो जिसकी वजह से फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए कॉस थीटा नहीं लिखेंगे बल्कि फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई डी ए लिखेंगे। क्यों, ई डॉट डी ए को आपने जब लिखा ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 1 होता है, तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन सेम है तो वो चीज़ सेम होगी। फिर आपका जो इंटीग्रल बच गया फाइव इक्वल टू इंटीग्रल ई इंटू डी ए, हमने कहा है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पूरी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सॉरी पूरी सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सेम। तो ई जो है वो इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा, तो फ्लक्स आपके पास क्या आ जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ई इंटीग्रल डी ए। अब बच्चों जब आप ये थोड़ा प्रीवियस नॉलेज हम यूज करेंगे जो हमने पढ़ा तो नहीं है। अब आपके पास जब आप बच्चों एक डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, कौन से डी ए को मैं आपको बताता हूँ ऊपर, बच्चों फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए था, मैंने कहा है कि आप इसको क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 1 हो जाएगा, फाइव इक्वल टू ई डी ए बच जाएगा। फिर मैंने कहा बच्चों ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इंटीग्रल से बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा, फाइव इज इक्वल टू सिंपली ई इंटीग्रल डी ए। जब बच्चों डी ए को इंटीग्रेट करेंगे, डी ए क्या है, डी ए वो सिलेंडर का तो आपके पार्ट्स को इशारों को इंटीग्रेट करें, छोटे छोटे पार्ट सिलेंडर में डिवाइड करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब बच्चों इसको जब सॉल्व करते हैं ना इंटीग्रल डी ए, तो ये इसके बराबर आता है, ये जो हम नीचे रहेगी।
हैं, हाथ काफी नीचे आ गए। बाइक पे आया तो उसको उसकी तरफ जब मैं मुड़ा तो पिछली वीडियो काफी है। 5 इज इक्वल टू ई इंटू, जब आप बच्चों को डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सिलेंडर का जो टोटल एरिया होता है ना, डी ए को इंटीग्रेट करेंगे तो सिलेंडर का टोटल एरिया आ जाएगा। सिलेंडर का टोटल एरिया होता है, ये अगर सिलेंडर की हाइट एच और उसका रेडियस आर तो उसका टोटल एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो 5 इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एच, ये क्या आ गया बाई डेफिनेशन आ गया। अब जब गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो गाउस लॉ क्या कहता है, एप्सिलॉन नॉट क्यू इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। 5 की जगह ई 2 पाई आर एच पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई 2 पाई आर एच इज इक्वल टू लैम्डा एच, ठीक है, ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एच। अच्छा, ये किस तरह आया लैम्डा इंटू एच? आपने पढ़ा था एक डेफिनेशन, कौन सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाली। अगर ये टोटल जो आपके पास चार्ज इनक्लोज, देखो चार्ज इनक्लोज जो गाउसियन सरफेस के अंदर वो कितने हैं, अगर आपके पास यहाँ पे लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस रॉड की लेंथ है एच, तो क्यू आपके पास इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू एच के। ये क्यू क्या है, चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज बच्चों आपने वो डेफिनेशन पढ़ी थी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एच होता है, तो क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एच। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इंटू एच टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो टोटल सिलेंडर के अंदर जो चार्ज इनक्लोज होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू एच। एक आपके पास एप्सिलॉन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज। एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यूज, फाई की जगह आपके पास ई इंटू 2 पाई आर एच ये पुट किया, और आपके पास क्यू इनक्लोज जो जितना चार्ज सिलेंडर के अंदर है इक्वल टू लैम्डा इंटू एच, ई इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपके पास बच्चों आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास एक रॉड के करीब। तो आपने यहाँ पे गाउसियन सरफेस जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में की है।